हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिसकी जो उद्देश्य होगा वो उस उद्देश्य में लगातार मेहनत करता होगा, उम्मीद करते हैं। भाई देखेंगे, नाम तो पढ़ाई का है कि पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन अगर सब लोग पढ़ाई करते तो भारत इतना पढ़ाई में पीछे नहीं रहता। हमारे यहाँ विश्व की टॉप रैंकिंग में ना तो कोई यूनिवर्सिटी है, ना तो यहाँ पर कोई अच्छे कॉलेज लोग पढ़ाई करने दूसरे देशों में जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि नाम तो पढ़ाई का है, लेकिन किसी का उद्देश्य कुछ दूसरा है, किसी का उद्देश्य कुछ दूसरा है। बहुत बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो अपने दूसरे उद्देश्य में जुटे रहते हैं। तो यही कहते हैं, जो जहाँ जिसके उद्देश्य होगा सब अपने उद्देश्य में जुटे होंगे। अब जो इसी में अपने लक्ष्य से, चूंकि आज के जमाने में समझ लीजिए कि एक पढ़ाई करना भी मेहनत से कंसंट्रेट होकर बहुत बड़ी चुनौती है सबके सामने, क्योंकि पता लगता है उसमें 80% 70% बच्चे वो केवल शादी विवाह के लिए पढ़ाई करते हैं और वो हमेशा अपना गैंग बनाए रहते हैं। तो जो उसमें कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हमेशा डिस्टर्ब होते हैं, उनको रास्ते से वो लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। तो बस यही है कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहने का मतलब है सब बहुत खराब है, लेकिन इसी में बहुत लोग अच्छे अच्छे सफलता पाते हैं। तो अपने लक्ष्य से मत भटकिए, अपने टारगेट पर ही रहिए। अब ये जो पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन, देखिए एक बात तो हम बता देना चाहते हैं कि जो लोग ये समझते हो कि हम प्रकाश जानते हैं, प्रकाश हमें 12 वर्ष लगातार A to Z ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हो गया। हम भी अभी नहीं प्रकाश जानते हैं। हम भी, अगर हमारी उम्मीद है कि हम 60-70% जानते हैं, क्योंकि एक चीज मानिए, अगर हम सब जानते होते तो कोई भी कहीं भी एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम होता है, तो प्रकाश हुआ, फिजिक्स से प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इसके बिना पेपर कभी कोई बनता ही नहीं है। क्या क्या बताए? प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इसके बिना पेपर नहीं बनता। और यही तीनों चैप्टर को पूरे देश में जगह जगह कोचिंग संस्थानों में ना जाने कितना नोट्स लोग बनाए हैं, ना जाने कितनी बातों खोज रहे हैं, सब तैयारी करते हैं। तो अगर इतना ये आसान होता तो ये इतना लोग क्यों भटकते हैं? तो ये अगर कोई समझता हो कि हम सब जान गए हैं तो ये संभव नहीं है। हम बताते हैं कि अभी 60-70% ही जाने हैं। तो कहने का मतलब, अब हम आगे, हाँ, इसमें हम ये वादा करते हैं, 0 से अंत तक लगभग 90% कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो अब प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था, इसका नियम हो गया। ये है क्या? अपवर्तन से संबंधित बहुत से मेन पॉइंट को लिखाया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी चाहे आयाम हो, चाहे वेग हो, चाहे तरंगदैर्ध्य हो, सब बदलते रहते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी, क्या है? प्रकाश। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग जानते हैं फिर भी नहीं जानते हैं, जानते हैं लेकिन जब वो क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हम समझते हैं ये पता नहीं क्या चीज है, हम पढ़े नहीं है। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इंग्लिश में अगर कहा जाए, भाई देखेंगे कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इंग्लिश में कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत।
अब ये देखिए क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है कुछ नहीं, देखिएंगे ये क्या है, उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबल। यहीं से बात समझ गए होंगे कि ये कोई सिद्धांत रिवर्स होने का सिद्धांत है। कहने का मतलब अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये क्या सिद्धांत है, अगर प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होता हुआ गुजर रहा है, अगर उसे अपवर्तित जो किरण है उसे रिटर्न कर दिया जाए तो वो उसी पथ पर वापस आता है। समझेंगे, कहने का मतलब प्रकाश विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए, हाँ देखेंगे, जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से गुजरती हुई जाती है तो उसके अपवर्तित किरण को यदि वापस लौटा दिया जाए, समझेंगे बात बहुत सिंपल में। जैसे प्रकाश मान लीजिए, यहां मान लीजिए, सपोज कीजिए भाई ये कुछ सही नहीं है, मान लीजिए इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है। अब मान लीजिए ये प्रकाश ऐसे विभिन्न बॉर्डर से विभिन्न माध्यमों से गुजरता हुआ ऐसे प्रकाश जा रहा है। अब ये हमारी निर्गमित किरण है। अब ये ऐसे आया है तो प्रकाश जब विभिन्न माध्यमों से गुजरता हुआ जाता है, अब यदि अपवर्तित किरण या कह लीजिए जो अपवर्तित हो रही है ये सब, इन्हें अगर रिटर्न कर दिया जाए, वापस लौटा दिया जाए, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पुनः उसी माध्यम पर, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम पर जब ये वापस किया जाएगा तो ये उसी माध्यम पर वापस लौट जाती है। इसे हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या बात हुआ कि जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होती हुई गुजरती है, जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है और यदि गुजरती है तब यदि अपवर्तित किरण को उसी माध्यम यदि अपवर्तित किरण को वापस लौटाया जाए, यदि अपवर्तित किरण को वापस रिवर्स किया जाए, वापस लौटाया जाए, तो वह उसी पथ से होती हुई प्रथम माध्यम में पहुंच जाती है, प्रथम माध्यम में पहुंच जाती है। इसी को हम उत्क्रमणीयता का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। ये देखिए फिगर आज भी बना है, ये फिगर हम 2-3 दिन से इसमें बना ही रखे हैं। देखिए भाई, कहने का मतलब ये देखो, ये आपतित किरण है। अब ये एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में प्रवेश की है। अब यदि इस अपवर्तित किरण को रिटर्न कर दिया जाए तो ये जिस पथ से आई है उसी पथ से पहले माध्यम में वापस लौट जाएगी। यही है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब अगर बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए, और सिंपल में कहा जाए कि जिस रास्ते से आना उसी रास्ते से चुपचाप लौट जाना ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या है, सिद्धांत है। तो सीधा कहा जाए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, वो कहावत है
कि पंडित जी जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से लौट गए, तो जिस रास्ते से आना उसी रास्ते से लौट जाना प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें ये कहा जाए, देखेंगे यही कहा जाए कि यदि देखो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो हम यही कहें कि यदि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो तो स्नेल के नियम से क्या होगा भाई, माध्यम 1 में आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, तो ये क्या होगा 1n2 इक्वल साइन I अपान साइन R, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही चीज रिवर्स कर दिया जाए, अब यही चीज अगर रिवर्स किया जाए तो जब 1 से 2 में जा रहा था तो आपतन कोण I था, अपवर्तन कोण R था। अब अगर रिवर्स होगा तो अब आपतन कोण R हो जाएगा और अपवर्तन कोण I हो जाएगा। तो यही कहा जाए कि यदि पथ को रिवर्स कर दिया जाए तो आपतन कोण R तथा अपवर्तन कोण I हो जाएगा। अतः अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अब ये बदल गया, 1 से 2 में जा रहा था तो 1n2, अब 2 से 1 में जा रहा है तो 2n1 इक्वल क्या होगा साइन R, क्योंकि आपतन कोण अब R हो गया है, अपान साइन I। इक्वेशन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, तो देखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, देखो भाई तेज लिख देते हैं तो हम बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, देखेंगे आउटपुट हमें क्या मिलता है। फर्स्ट है 1n2, सेकंड है 2n1 लेफ्ट साइड, और ये इक्वल देखेंगे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन I अपान साइन R इंटू साइन R अपान साइन I हो जाएगा राइट साइड का, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, देखिए हम इस साइड में यहां लिखते हैं, हमें मिलेगा क्या 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, तो यहां से देखिए 1n2 बराबर ये नीचे चला जाएगा 1 अपान 2n1 हो जाएगा। ये देखो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या समझ में आया कि अगर 1 से 2 में जा रहा है तो एक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो ये पलट जाएगा 1 बटा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। यहां से इस प्रकार ये कहा जाए, यहां से जैसे कहीं लिखा GNW ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, तो ये क्या पलट जाएगा 1 अपान WNG हो जाएगा। ठीक यही ये कैसे हुआ ये हमने प्रूव कर दिया, वैसे आप लोग पहले से 10th क्लास से भी जानते होंगे। तो अब यहां तक हो गया है, अब उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे इरेज कर सके। देखिए अब क्या है भाई, अपवर्तन से इतने सब बातें हो गई, अब ये कहने का मतलब अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं देख लीजिए। अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, तो देखिए क्या है
रात में तारों का टिमटिमाना, ये किस घटना, चूंकि वही वैसे इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हम बता देते हैं। तो पहला क्या है, रात्र में तारों का टिमटिमाना, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अब देखिए गौर कीजिए, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसके बारे में समझिए, ये अपवर्तन की घटना कैसे है। बहुत आराम से समझिए तो समझ में आएगा, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, सुनेंगे इसको। कहने का मतलब एक चीज जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है, जो आकाश है, इसमें वायु की विभिन्न परतें हैं। जैसे समझते होंगे भाई, ये हमारा जो अंतरिक्ष है ये भी कई मंडल में विभाजित है। भूगोल में पढ़े होंगे, जैसे क्षोभ मंडल सुने होंगे भूगोल में, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में ये जितनी प्राकृतिक घटनाएं, आंधी तूफान बारिश, ये सब किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद लगभग ये पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। फिर 8 किलोमीटर से लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल है। उसमें ये हवाई जहाज ये सब होते हैं समताप मंडल में, जहाँ टेम्परेचर समान रहता है। अगर ये हवाई जहाज ये सब अगर क्षोभ मंडल में उड़ान भरते हैं तो उसमें कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, तो इसलिए ये सब समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ये विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब पूरे डिवाइड है। तो ऐसे एक बात समझेंगे कि समझो बात, जैसे आकाश में वायु की विभिन्न परतें, वायु देखेंगे आकाश में वायु के परतों में विभाजित होने के कारण, तो देखेंगे बात को समझेंगे आराम से, हम भी समझाएं। आकाश में वायु के विभिन्न परतों में विभाजित होने के कारण प्रत्येक परत का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अब कहिए अपवर्तनांक क्यों भिन्न भिन्न होता है, देखेंगे भाई, हम समझा देते हैं, इसका थ्योरी लिखेंगे नहीं। सुनिए भाई, एक बात तो मानते हैं कि देखेंगे जैसे वायु अगर शुष्क है, सूखी वायु है, तो उसका घनत्व कम होगा। भाई घनत्व का मतलब क्या, सघनता, डेंसिटी। तो वायु अगर सूखी है तो उसका घनत्व कम होगा। वायु में आर्द्रता है, नमी है, तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो ठीक वही बात तो हम कह रहे हैं कि वायुमंडल में वायु विभिन्न परतों में विभाजित होती है और प्रत्येक परत का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब कहीं सूखी ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायु में नमी बढ़ती जाएगी, और नीचे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो कहने का मतलब होता क्या है, जैसे कहने का मतलब ऐसे वायु की विभिन्न परतें हैं आकाश में। अब ये सब वायु की क्या है, परत है। अब परत है तो इन सभी परतों के घनत्व अलग अलग होंगे। अब समझे होंगे घनत्व क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वायु नीचे है, सूखी है, तो उसका घनत्व सबसे कम है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। अब देखेंगे तो इसका मतलब घनत्व, परतों के घनत्व अलग अलग होने के कारण इनके अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे, अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे। अब ये बात समझे होंगे। हाँ, तो देखेंगे अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। अब मान लीजिए वहां से तारे से प्रकाश चला, तो कहने का मतलब अब हम ये नहीं कहते कि कहाँ विरल कहाँ सघन, लेकिन जैसे मान लीजिए ऊपर वायु सबसे सघन थी, घनत्व ज्यादा था, तो प्रकाश ऐसे आया,
तारा से, यहां तारा है, मान लीजिए स्टार है, अब यहां से प्रकाश यहां पहुंचा, अब इस ऊपर माध्यम विरल है, मान लीजिए सघन है, और नीचे का माध्यम विरल है, तो वो अगर विरल है तो जब प्रकाश यहां पहुंचा तो अब ये अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, इसका मतलब अपवर्तित हो गया। अब मान लीजिए यहां प्रकाश पहुंचा, फिर आगे क्या है, सघन है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। कहने का मतलब इनके घनत्व डेंसिटी अलग अलग होने के कारण इनके अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, जिससे तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें लगातार अपवर्तित होने के कारण ये हमें डायरेक्ट सीधे हमारी आंख पर सीधे न पड़ के ये अपवर्तित होती हुई प्रतीत आती है हमारी आंख के रेटिना पर, इसलिए ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये कहा जाए रात्र में तारे का टिमटिमाना ये क्या है, तो हम यही कहेंगे कि अंतरिक्ष में, न ये कहे आकाश में या वायुमंडल में, सीधा कहे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें पाई जाती हैं और प्रत्येक परत का घनत्व अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो प्रत्येक परत का घनत्व अलग अलग होने के कारण इन परतों के अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार तारों से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होती हुई हमारे आंख की रेटिना पर पहुंचती है। इस कारण से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात फंसी, चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है? तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग तारे की अपेक्षा बहुत नजदीक है, चंद्रमा पृथ्वी से तारों की अपेक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए इसमें ज्यादा अपवर्तन की घटना हो नहीं पाती है, इसलिए वो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जरूरत पड़ेगी कहीं लिखने तो लिख भी देंगे। दूसरी बात की जाए, अब शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, कल इस पर हम बात करेंगे, और आप लोग अच्छे से हमारे वीडियो को ये 10-20 मिनट देखिए, इसको मान के चलिए ये हमें ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज जरूर मिलेगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।